अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। ज़राए इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जोएल आसिम मुनीर की प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई है। और ना सिर्फ ये कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के लिए पहुंचे, बल्कि इस मुलाकात में डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम भी मौजूद थे। अहम बात यह है कि इस मुलाकात में हुआ क्या है, इस मुलाकात में किसने किससे क्या शिकवा किया है और उसके बाद मुल्क की सियासी मंजरनामे पर क्या तब्दीली रूनुमा होने जा रही है, ये और इसकी तमाम तर डिटेल्स मैं आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जहां ये 2 घंटे से ज्यादा तवील मुलाकात चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और आसिफ जरदारी और डीजीआईएसआई के माबैन रही, वहीं आज गुज़श्ता 3 घंटे की पूछगछ के बाद आज 4 घंटे तक नैब टीम डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर नैब मोहसिन हारून की सरबराही में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से पूछगछ करती रही। नैब के तोशा खाना केस का मामला है और तोशा खाना केस में बानी पीटीआई से आज नैब टीम कंसेक्यूटिवली ये सेकंड डे था। गुज़श्ता रोज 3 घंटे की पूछगछ हुई थी, आज 4 घंटे तक जो है वो पूछगछ होती रही। और मकसद जाहिर है, आपको पता है कि अब इसमें तेजी आने का मकसद क्या है। टॉर्चर का, हरासमेंट का, डराने धमकाने का माहौल क्रिएट करने का बुनियादी तौर पे हदफ या डेस्टिनेशन क्या है जिसको अचीव करने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो 4 एडहॉक जजेस का मामला है उसमें अहम पेशरफ्त ये हुई है कि आपको मैंने बताया था कि एक जज ने रिक्यूज किया, दूसरे जज की जानिब से अभी तक जवाब नहीं आया। मकबूल बाकिर साहब ने कुछ बताया नहीं, मुशीर आलम साहब रिक्यूज कर गए और मकबूल बाकिर साहब के रजिस्ट्रार को जवाब ना मिलने को ना के मुतरादिफ समझा जा रहा है। यानी 2 जजेस प्रैक्टिकली जो है वो अभी इस रेस से आउट नजर आ रहे हैं। 2 जजेस ने हामी भरी है और दूसरे जो जज मकबूल बाकिर साहब है उनको बनाने की कोशिश भी की जा रही है। अच्छा, जो इन द बैक ऑफ माइंड मुक्तदरा के प्लान चल रहा है वो ये है, अभी मेरी क्योंकि कुछ लीगल एक्सपर्ट्स के साथ बात हुई है, कुछ कानूनी माहिरीन के साथ इस मामले के ऊपर डिस्कशन हुई है, तो मैंने उनसे ये जानने की कोशिश की कि ये वक्त बड़ा अहम है और जाहिर है कि मखसूस नशस्तों के केस के फौरी बाद ये फैसला होना ये बताता है कि ये रिएक्शन है, ये कोई एक्शन नहीं है, बल्कि रिएक्शन के तौर पर जस्टिस काजी फायजीसा की जानिब से किया जा रहा है। और फिर अगर नजर सानी केस दायर किया जाता है हुकूमत की जानिब से तो उसमें कोई एडहॉक जजेस का फायदा होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो एडहॉक जजेस हैं उनके लिए क्राइटेरिया होता है। अब ये रिटायर्ड लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं जिनको लगाया जा रहा है और इस बेस पे पिक किया गया है कि इनकी रिटायरमेंट को भी 3 साल नहीं हुए। रिसेंटली जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी रिटायर हुए हैं, जस्टिस मकबूल बाकिर रिटायर हुए, जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस मजर आलम मियाँ खेल रिटायर हुए। जस्टिस मुशीर आलम की रिक्यूज करने के बाद एक और नाम पर गौर किया गया और वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक। मंजूर मलिक साहब के बारे में पता चला कि उनकी रिटायरमेंट को 3 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया है, इसलिए वो इस क्राइटेरिया पे फॉल नहीं करते। अच्छा, अब नजर सानी दरखास्त के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 13 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था। अब मेरी, क्योंकि इसमें ना लीगल एक्सपर्ट्स की राय डिवाइडेड है, वो ये कहते हैं कि 3 रुकनी बेंच होगा तो नजर सानी में 3 रुकनी होगा, 5 होगा तो 5 रुकनी होगा, 7 होगा 7। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट होगा तो फुल कोर्ट का मतलब फुल स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट है और उसमें ऐसा नहीं है कि चंद जजेस या वो कहते हैं जी फुल कोर्ट का मतलब जितनी अवेलेबल स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, अवेलेबल स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट नजर सानी सुनेगी। ये बात थोड़ी सी एम्बिग्युइटी क्लियर जो है वो क्रिएट करती है कि 4 एडहॉक जजेस जब सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे तो क्या इसका मतलब ये समझा जाएगा, और इतनी तेजी इसमें इसीलिए है कि नजर सानी केस के अंदर भी जस्टिस काजी फायजीसा को रिक्वायर्ड नंबर लेकर दिया जाए कि अभी 5-8 है, तो अगर 4 लोग और आ जाएं तो कुल 9-8 बन जाए। अब ये ना बड़ा टेक्निकल सा मामला है जिसमें हुकूमत अगर फाइट करेगी, जंग करेगी, तो इस तरह की टेक्निकलिटी में पढ़ने की कोशिश की जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट मामला आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का है, तो उसमें भी अगर फुल कोर्ट बनता है, वैसे तो जजेस कमेटी ये फैसला करेगी कि फुल कोर्ट बनाना है या नहीं बनाना, और जजेस कमेटी के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल है और लाइकली इस वक्त ये लग रहा है कि उस कमेटी में भी 2-1 की अक्सरियत है, यानी मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर एक तरफ है और जस्टिस काजी फायजीसा दूसरी तरफ है। लेकिन अगर फुल कोर्ट बनता है तो फिर कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि फुल कोर्ट का मतलब वो एडहॉक जजेस भी सुप्रीम कोर्ट के उस फुल कोर्ट का हिस्सा होंगे, उनको भी फुल कोर्ट ही समझा जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि ये फैसला क्यों हुआ है। अब मैं आता हूं जनाब उस मुलाकात की तरफ, जो मुलाकात चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, आसिफ जरदारी और डीजीआईएसआई के माबैन हुई। ये मुलाकात कल हुई थी और कल कुछ लोग कह रहे थे जी ये झूठी खबर है, फेक न्यूज है, प्रोपेगेंडा है, लेकिन अब जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ये मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात में सबसे पहले तो आसिफ जरदारी साहब ने यह कहा
कि आप शिकवा हमसे करते हैं, आप उनसे पूछते नहीं हैं। उनसे किनसे पूछने की बात कर रहे थे? वो कहते हैं कि जी नवाज़ शरीफ साहब, जब से मैंने अपने ओहदे का हल्फ जब तकरीब हल्फ बर्दारी थी, उस वक़्त मेरी उनसे आखिरी मुलाकात हुई थी, उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई। मेरी शहबाज शरीफ से मुलाकात ज़रूर रहती है, लेकिन तासुर यही है कि फ़ैसले नवाज़ शरीफ के कहने पर लिए जाते हैं। अगर फ़ैसले नवाज़ शरीफ के कहने पर लिए जाते हैं, तो नवाज़ शरीफ साहब तो मिलना गवारा नहीं समझते। यहाँ तक कि ये शिकवा किया आसिफ ज़रदारी साहब ने कि मैं लाहौर गया तो मुझे खाने पर ही मुदू कर लेते। लाहौर में थे, मुझे मुदू कर लेते। ना ही मेरे इस्तकबाल के लिए चीफ मिनिस्टर पंजाब पहुंची। ये शिकवा प्रैक्टिकली रजिस्टर कराया गया कि ये मामला है। फिर उसके बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट एक्शन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी साहब ने रजामंदी का इजहार किया है। लेकिन ये मशरूत रजामंदी है, और मशरूत रजामंदी ये है कि ये सारा मामला फ्रंट से हुकूमत लीड करेगी। हम आपको ड्यू और रिक्वायर्ड सपोर्ट, जिसके लिए ज़ाहिर है तासुर है कि आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात हुई, वो कहते हैं सपोर्ट देंगे, लेकिन फ्रंट से लीड हुकूमत करेगी। ये हुकूमत लीड करेगी और हम बैकिंग ज़रूर करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि आसिफ जरदारी साहब इस इत्तेहाद के गारंटर भी हैं, और फिर वो डुअल गेम भी खेल रहे हैं, यानी वो सियासत भी भरपूर कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी मामलात को मैच्योर करने का जो एक चांस है वो गवाया ना जाए। जो अपनी सियासत करने का है वोटर सपोर्टर के साथ मामला, उसको भी गवाया ना जाए, और दूसरी तरफ हुकूमत के साथ इत्तेहाद भी बरकरार रहे और इस्टेब्लिशमेंट के साथ सुर भी रहे। तो इसके बाद ही हुआ ये कि एक मुलाकात और हुई। वो मुलाकात मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और इसहाक डार के माबैन हुई। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिस रिजेंटमेंट का इजहार विद इन दी पार्टी किया जा रहा है, वो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर बाहर नहीं जा रहे और मुल्क में रहना है, तो मुल्क में फिर बाहर आके लीड तो करें। यानी ऐसा तो नहीं कि मरी में बैठे हुए हैं और ना मिलते हैं और ना क्लोज डोर मीटिंग्स हो रही हैं। आप फ्रंट से बाहर आके लीड करें जमात को। उसके बाद कंसेंसस, जब ये गो हेड मिला, ग्रीन सिग्नल मिला, कंसेंसस डेवलप हुआ, तो फिर ही डार साहब ने भी असल में अता तारड़ को कॉल की थी, और ज़रा यही बता रहे हैं कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की कॉल अता तारड़ को गई थी, जिसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो ये स्टोरी है, और ये स्टोरी बड़ी अहम है, और इसमें पीपल्स पार्टी की सियासत और इनसाइडर अभी समझ आ रहा है कि होने क्या वाला है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।